नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर की सीरीज में एक और नया पेपर, जिसमें आपके एग्जाम में बनने वाले कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग के कुछ और नए कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, गोद निषेध नीति लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि गोद निषेध नीति लागू करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ कहाँ पे इसको लागू किया गया था, तो दो तीन जगह आपको ध्यान में रखनी है, सतारा, झांसी और उदयपुर। तो ये तीन जगह जो कि मुख्य आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो संविधान का रक्षक किसको कहते हैं, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है भारतीय संसद को, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को, और फोर्थ ऑप्शन हमको दे रखा है सुप्रीम कोर्ट को। तो जल्दी से इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। यानी कि संविधान के किसी भी आर्टिकल का व्याख्या करने का काम किसका है, तो वो है सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि वो काम किसका है, तो वो काम है सुप्रीम कोर्ट का। और अगर पार्लियामेंट यानी कि भारतीय संसद ऐसा कोई कानून बना देती है जो कि संविधान के विरोध में है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अमान्य घोषित भी कर सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दोनों चीजें। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। धन विधेय के लिए कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन धन विधेय के लिए गलत है, वो हमें निकालना है। तो पहला ऑप्शन हमको दे रखा है, यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है यह केवल मंत्री पेश कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा को इस मामले में सीमित शक्ति प्राप्त है। और फोर्थ ऑप्शन है राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में असीमित शक्ति प्राप्त है। तो हमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में असीमित शक्ति प्राप्त नहीं होती है, उसको सीमित शक्ति प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि जब भी धन विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में जाता है, तो वहां पर उसको 14 दिन का समय मिलता है कि उसको पास कर दे, अन्यथा वह पास माना जाता है। तो राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में सीमित शक्ति प्राप्त होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 14 अप्रैल के परसों के दिन के बाद सोमवार पड़ता है, तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? यानी कि अंतिम तारीख को कौन सा दिन होने वाला है? हमें पता है कि अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं टोटल। हमें पता है कि अप्रैल माह में टोटल 30 दिन, यानी कि कुल 30 दिन होते हैं। और 14 तारीख के परसों के दिन के बाद, यानी कि 14 तारीख के परसों के दिन के बाद की बात करें तो 14 के बाद आएगी 15, 15 के बाद 16 और 17 तारीख हमें कहा गया है कि वो है सोमवार। करेक्ट। यानी 17 तारीख को सोमवार है। अब बात करते हैं कि 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 17 तारीख के बाद वापस से सोमवार किस दिन आएगा, तो 24 तारीख को वापस सोमवार आएगा। यानी कि 17 में हम 7 को ऐड करेंगे तो 24 आएगा, और 24 तारीख को वापस से सोमवार होगा। राइट। 24 तारीख को वापस से सोमवार होगा। और हमें निकालना है कि 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 24 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 30। यानी कि हमें निकालना है सोमवार के बाद प्लस 6 दिन करना है, तो वो आंसर आएगा रविवार। यानी कि हमारे सवाल का आंसर होगा रविवार। करेक्ट। तो इस तरीके से विषम दिनों को ज्ञात करके ऐसे क्वेश्चन जो भी कैलेंडर का क्वेश्चन होते हैं तो उनको हल किया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तीन लगातार सम संख्याओं का योग 90 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या के 1/4 और सबसे बड़ी संख्या के दुगुने के बीच में क्या अंतर है, यानी कि कितना अंतर है, वो हमें निकालना है। तो देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे। तो मान लेते हैं कि सबसे पहली सम संख्या कौन सी है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहली सम संख्या है x।
तो दूसरी सम संख्या होगी x+2 और तीसरी सम संख्या हो जाएगी x+4, राइट। बाद में हर एक संख्या के बाद में एक सम संख्या आती है, ठीक है। तो पहली सम संख्या में हम 2 को ऐड करेंगे तो अगली सम संख्या आएगी। और हमें दे रखा है कि इन सब का योग कितना है, वो है 90, राइट। यानी कि x+2 प्लस x+4 हम करेंगे तो हमारे पास में आएगा 90। और जब इन सब x को आप जोड़ोगे तो आपके पास में आएगा 3x प्लस 6 बराबर आएगा 90। और यहाँ से जब आप x का मान निकालोगे तो आपके पास में आएगा 90 माइनस 6 यानी कि 84। और 84 में हमें भाग देना है 3 का, तो हमारे पास में आंसर आएगा। तो 84 में जब आप 3 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा। तो जब 84 में आप 3 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 28। यानी कि पहली हमारी सम संख्या कौन सी है, वो है 28। और दूसरी सम संख्या कौन सी होगी, तो दूसरी होगी x+2 यानी कि 28 प्लस 2 यानी कि 30। और तीसरी सम संख्या की बात करेंगे तो वो होगी x प्लस, यानी कि 28 में हमको ऐड करना है 4 और हमारा आंसर हो जाएगा 28 प्लस 4 यानी कि 32। अब हमें निकालना है कि सबसे छोटी संख्या के 1/4वें भाग, यानी कि 28 का 1/4वां भाग हमें निकालना है, यानी कि इसमें हमें 4 का भाग देना है। और सबसे बड़ी संख्या के दुगुने के बीच में क्या अंतर है, यानी कि 32 का हमें 2 गुना करना है, इसको 2 से इंटू करवाना है। तो 32 का जब आप 2 से इंटू कराओगे तो आंसर आएगा 64। 28 में जब आप 4 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा, तो आपके पास में आंसर आएगा 7। अब हमें निकालना है कि 64 और 7 के बीच में कितना गैप है। तो जब 64 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 57। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हल किया जाता है। कंफ्यूज करने वाले सवाल अक्सर आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में कितने लोग सम्मिलित हुए थे, कितने लोग सम्मिलित हुए थे, तो वो हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 75, दूसरा ऑप्शन है 72, तीसरा ऑप्शन है 92 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 60। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी, कब हुई थी, तो 28 दिसंबर, तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की फर्स्ट बैठक हुई थी। और उसमें 72 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि 72 लोगों ने भाग लिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना था। और कहाँ पे आयोजित की गई थी, तो मुंबई में ठीक है। तो कांग्रेस की फर्स्ट बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष, और इसके सचिव कौन थे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल विभाजन को कब प्रभावी किया गया था, यानी कि बंगाल के विभाजन को कब लागू किया गया था, वो हमें बताना है, वो डेट हमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 27 अक्टूबर 1905 को, दूसरा ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1905 को, तीसरा ऑप्शन है 20 जुलाई 1905 को और फोर्थ ऑप्शन है 7 अगस्त 1905 को। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था बंगाल का विभाजन, ठीक है। और बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जो कि 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करेंगे तो वो कब की गई थी। और ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा, कि 20 जुलाई 1905 को 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ये तीनों डेट आपको ध्यान में रखनी है कि 20 जुलाई 1905 को तो घोषणा की गई थी, 16 अक्टूबर 1905 को उसको लागू किया गया था और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ये तीनों डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन दे रखा है श्यामजी कृष्ण वर्मा, दूसरा ऑप्शन है वीर सावरकर, तीसरा ऑप्शन है अरविंद कुमार घोष और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और कहाँ पे की गई थी, तो लंदन में की गई थी 1905 में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लंदन में की गई थी
1905 में। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह प्रथम विदेशी धरती पर स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संस्था थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राधा और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात हमको दे रखा है 7:5 है, तथा 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष होगा। राधा की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि राधा की वर्तमान में आयु कितनी है वो हमें निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले मानते हैं कि राधा की आयु 7x वर्ष है। ठीक है, ये हो गई राधा की आयु। अब बात करते हैं कि मोहन की आयु कितनी होगी। तो मोहन की आयु होगी 5x वर्ष, राइट। तो मोहन की आयु हो गई 5x वर्ष। अगर बात करें 5 वर्ष के बाद में इनकी आयु क्या होगी, तो 7x प्लस 5 वर्ष राधा की आयु, 7x प्लस 5 वर्ष राधा की आयु, प्लस अगर बात करेंगे मोहन की आयु कितनी होगी, तो 5x प्लस 5 वर्ष, और 5 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योग हमको दे रखा है 70 वर्ष। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 70। तो 7x प्लस 5x करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 12x प्लस 10, और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 70 माइनस 10 यानी कि 60। तो x का मान हमारे पास में आएगा 60/12, और x का मान यहाँ से आ गया हमारे पास में 5, यानी कि 60 में जब आप 12 का भाग दोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 5। और अब हमें निकालनी है कि राधा की आयु कितनी है। तो वो हमने मानी थी 7x वर्ष, यानी कि 7 इंटू एक्स का मान हमने निकाला वो है 5, और 7 इंटू 5 होता है 35 वर्ष, और राधा की आयु होगी 35 वर्ष। अगर बात करेंगे मोहन की आयु कितनी है, तो 5 इंटू 5 यानी कि 25 वर्ष मोहन की आयु होगी। तो इस सवाल में हमको राधा के बारे में पूछा गया है, तो वो आंसर है 35 वर्ष। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है वीर सावरकर, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भारत एक खोज पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार पुस्तकों पर रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य का समावेश संविधान में किया गया, यानी कि संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन करना पड़ा, वो हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट लिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमने रूस के संविधान से लिया है मौलिक कर्तव्य का कंसेप्ट, राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। पहला ऑप्शन दे रखा है फातिमा बीबी, दूसरा ऑप्शन है लीला सेठी, तीसरा ऑप्शन है वी एस रमा देवी, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अन्ना चेट्टी। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यदि कोल्ड को सांकेतिक भाषा में ALHY लिखा जाता है तो IRON को कैसे लिखेंगे, यानी कि इस शब्द को किससे लिखा जाएगा। जिस प्रकार से कोल्ड से ये वाला शब्द बना है उसी प्रकार से इस वाले शब्द से कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल काम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से हल किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि कोल्ड से ये वाला शब्द कैसे बना, यानी कि COLD यहाँ पे लिखिए।
और IRON को यहाँ पे लिखना है, राइट। यानी कि सी से बना है ए, यानी कि सी से बना है ए, ओ से बना है एल, एल से बना है एच और डी से बना है वाई। इसी प्रकार से हमें बना है IRO और एन का। तो देखिए कोल्ड से ये वाला शब्द कैसे बना होगा, तो सी में से माइनस आप 2 करोगे तो आपके पास में आएगा ए, राइट। ओ में से आप -3 करोगे तो आपके पास में बनेगा एल, ओ में से आप -3 करोगे तो आपके पास में बनेगा एल, एल में से -4 करोगे तो आपके पास में बनेगा एच और डी में से -5 करोगे तो आपके पास में बनेगा वाई, राइट। यानी कि यहाँ से भी हमें आई में से -2 करवाना है, आर में से -3 करवाना है, ओ में से -4 करवाना है और एन में से -5 करवाना है। तो देखिए आई में से जब आप -2 करोगे तो आपके पास में बनेगा जी, ठीक है। और आर में से -3 करोगे तो आपको ओ में से -4 करोगे तो आपके पास में बनेगा के और अगर एन में से -5 किया जाता है तो हमारे पास में बनता है आई, यानी कि ये वाला आई, राइट। तो GOKI शब्द हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस वाले कॉन्सेप्ट पर हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरीके से आपको हल करना होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार नहीं थे, यानी कि उसको क्षमा कौन कर सकता है वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति जी, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री जी और फोर्थ ऑप्शन है राज्यों के राज्यपाल। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को अगर मृत्युदंड प्राप्त है तो उसको क्षमादान करने का अधिकार माननीय राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहें तो वह त्यागपत्र देगा, यानी कि वो त्यागपत्र किसको सौंपेंगे वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष को, दूसरा ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश को, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को और फोर्थ ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अगर राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र इस्तीफा सौंपना चाहते हैं तो वो सौंपेंगे उपराष्ट्रपति जी को, और अगर उपराष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र या इस्तीफा सौंपना चाहते हैं तो वो सौंपेंगे राष्ट्रपति को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। केसरी समाचार पत्र का संबंध किससे है, यानी कि इनमें से किस नेता से संबंधित है केसरी समाचार पत्र, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी जी, दूसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फूले जी, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और फोर्थ ऑप्शन है वी सावरकर, यानी कि वी सावरकर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केसरी समाचार पत्र का संबंध है बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनसे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको बन सकते हैं कि मराठा दर्पण, ये आपको ध्यान में रखना है। एक पुस्तक आपकी है उस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वो है गीता रहस्य। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। धुआंधार जलप्रपात स्थित है, तो हमें बताना है कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है साबरमती नदी, तीसरा ऑप्शन है भरतपुजा नदी और फोर्थ ऑप्शन हमें दे रखा है जुआरी नदी। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि धुआंधार जलप्रपात बना है नर्मदा नदी पर। ठीक है, और एक अन्य भी आपको ध्यान में रखना है, एक तो है धुआंधार जलप्रपात, एक अन्य भी आपको ध्यान में रखना है सहस्त्रधारा, राइट। सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये दोनों के बारे में आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो अब बात करें नर्मदा नदी की, तो यह निकलती अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी मेकाल श्रेणी से। ठीक है, मेकाल श्रेणी से निकलती है सतपुड़ा से, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। राधा अपने घर से उत्तर दिशा में 150 मीटर चलती है तथा फिर अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है। वह पुनः बाएं मुड़कर 190 मीटर चलती है। अंत में राधा अपने प्रारंभिक की स्थिति से किस दिशा में खड़ी है? तो अभी वो कहाँ पे खड़ी है वो हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको मान लेना है कि यहाँ पर राधा खड़ी है। राधा अपने घर से उत्तर दिशा, तो ये उसकी उत्तर दिशा होगी, ये इसकी पूर्व दिशा होगी, ये उसकी पश्चिम दिशा होगी और ये उसकी दक्षिण दिशा होगी, राइट। अब बात करते हैं उत्तर दिशा में चली हुआ 150 मीटर, यानी कि वो यहाँ पे है, तथा फिर अपने बाएं तरफ यानी कि बाएं दिशा ये होगी, इस तरफ चली वो 50 मीटर। वह पुनः बाएं मुड़कर यानी कि पुनः बाएं तरफ मुड़ी, यानी कि इस तरफ चली वह 190 मीटर, यानी कि 190 मीटर चलने के बाद वह यहाँ पे है राधा, राइट। अंत में राधा अपने प्रारंभिक स्थिति से कौन सी दिशा में खड़ी है? तो देखिए ये वाली दिशा हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम, और राधा क्योंकि यहाँ पे खड़ी है तो ये वाली दिशा होगी दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे सवालों को हल किया जाता है जो भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, दिशा वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 90। वेम्बनाड झील कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है? यानी कि ये जो झील है कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है मांडवी नदी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है भरतपुजा नदी, तीसरा ऑप्शन है पेरियार नदी और फोर्थ ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं अगर वेम्बनाड झील की, तो ये स्थित है पेरियार नदी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेम्बनाड झील कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये स्थित है पेरियार नदी के मुहाने पर। अगर बात करें पेरियार नदी की तो ये पश्चिम घाट की, तो पेरियार नदी का उद्गम स्थल है पश्चिम घाट, यानी कि पश्चिम घाट से ये नदी निकलती है और मुहाने यानी कि वेम्बनाड झील के होकर के ये अरब सागर में प्रवेश करती है, राइट। वेम्बनाड झील से होकर के फिर ये अरब सागर में प्रवेश करती है। और अगर पेरियार नदी की बात करेंगे तो केरल की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 81, 9, 100, 10, 64, 8, 25, 5 और 25, 5, 36 और इस रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो हमें निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि 9 का स्क्वायर इससे जस्ट वाली संख्या है, 10 का स्क्वायर इससे जस्ट वाली संख्या है, 8 का स्क्वायर इससे जस्ट वाली संख्या है, अगली संख्या 5 का स्क्वायर है, यानी कि अगली संख्या जो है किसका स्क्वायर है, तो वो हमारा आंसर होगा, राइट। तो देखिए 36 कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास में आएगा आंसर 36, राइट। यानी कि हमारा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं।